नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग शनिवार दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। लोकसभा के साथ ही आयोग ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की भी घोषणा करेगा। तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े जारी होने के बाद से ही इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को बीजेपी से पूछा है कि उन्हें इतना धन कैसे मिला। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कैसे बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे जमा किए। एसबीआई के आंकड़े ये दिखाते हैं कि 50% बीजेपी बॉन्ड हैं, जबकि 11% कांग्रेस बॉन्ड हैं। उन्होंने पूछा, उन्हें इतना धन कैसे मिला, ये कंपनियां इतना डोनेशन कैसे दे सकती हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस सूची में कई संदिग्ध डोनर भी हैं। खड़गे ने कहा कि चंदा देने वालों में से ऐसे भी हैं जिन पर ईडी के मामले चल रहे हैं। ये इनकम टैक्स मामलों में शामिल हैं। पीएम मोदी और उनकी पार्टी ने इन लोगों पर ज़्यादा चंदा देने का दबाव डाला। अगर ऐसा नहीं होता तो चंदे में इतना अंतर नहीं होता। उन्होंने बीजेपी का अकाउंट फ्रीज करने की मांग की। खड़गे ने कहा कि हमारे पास पैसे थे, लेकिन हमारे फंड को फ्रीज कर दिया गया। अगर आप विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। मैं जांच की मांग करता हूं और स्पेशल जांच होनी चाहिए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, बीजेपी के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले दानदाताओं की लिस्ट जारी कर दी है। चुनावी बॉन्ड के जरिए किसने कितना रुपया राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिया है अब सार्वजनिक हो चुका है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर कोई भी इसे देख सकता है। इस बीच चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि उन कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए जमकर चंदा दिया है, जिनके ऊपर ईडी और आयकर विभाग की जांच चल चुकी है। इनमें से कई को ठिकाने पर तो जांच एजेंसियों ने छापे तक मारे थे। कुछ दानदाता तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पड़ चुके छापे के कुछ दिनों बाद ही राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदे। ऐसे ही दानदाताओं को लेकर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वाले शीर्ष 5 दानदाताओं में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी और आयकर विभाग की जांच का सामना करने के बावजूद चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग और खनन दिग्गज वेदांता शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों में चुनावी बॉन्ड का नंबर 1 खरीदार सेंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि ईडी ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी के मामले में 409.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। चुनाव आयोग के जानकारी जारी करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली दूसरे नंबर की कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर सवाल किए हैं। प्रशांत भूषण ने ट्वीट में कहा है कि 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिए, लेकिन 1 महीने के अंदर ही उसे बीजेपी के महाराष्ट्र सरकार से 14,400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। हालांकि एसबीआई ने इस जानकारी में बॉन्ड के नंबर छिपा लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ डोनर और पार्टियों के मिलान करके एक अनुमान लगाया जा सकता है। ज़्यादातर चंदे एक हाथ दे दूसरे हाथ ले जैसे लग रहे हैं। मेगा इंजीनियरिंग को लेकर अन्य सोशल मीडिया यूजर्स भी सवाल कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संसद में दिए गए बयान का वीडियो शेयर किया है। इसमें वो मेगा इंजीनियरिंग की सराहना करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेगा इंजीनियरिंग हैदराबाद की कंपनी है। एक और यूजर ने लिखा है, 11 अप्रैल मेगा इंजीनियरिंग ने कॉर्पोरेट्स बॉन्ड से बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया। 12 मई को मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का ठेका मिल गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड को लेकर कहा है कि 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने चुनावी बॉन्ड दान दिया है, जिसमें 2019 के बाद से भाजपा को 6,000 करोड़ से अधिक का दान शामिल है। अब तक चुनावी बॉन्ड डेटा भाजपा की कम से कम 4 भ्रष्ट राजनीति को उजागर करता है। पहला, चंदा दो धंधा दो। उन्होंने कहा है कि ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड दान दिया है और इसके तुरंत बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि मेगा इंजीनियरिंग
एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए दान दिए। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ और दिए और ठेका 1 महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना मिल गई। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को कोयला खदान जीत लिया। नंबर 2, हफ्ता वसूली। भाजपा की हफ्ता वसूली रणनीति सरल है। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी पर छापा मारना और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता मांगना। शीर्ष 30 दानदाताओं में से कम 14 पर छापे मारे गए। इसमें भी उन्होंने उन कंपनियों के नाम बताए हैं जिनके यहाँ छापे मारे गए और फिर उन्होंने चंदा दिया। ऐसे ही उन्होंने 2 और तरीके बताए हैं कि कैसे बीजेपी ने कंपनियों से चंदा वसूला है। सीजेआई चंद्रचूड़ चंदे के धंधे का एक एक रेशा खोलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी देने को कहा है। यानी यूनिक नंबर मिलने से ये पता चल जाएगा कि किसने किसे चंदा दिया, किसने किससे चंदा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 17 मार्च यानी रविवार तक का वक्त दिया है। वहीं शीर्ष अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर न बताने को गंभीरता से लेते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया है। एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील संजय कपूर से अदालत ने कहा कि एसबीआई को सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं, जबकि एसबीआई को इससे जुड़े सभी सूचनाएं देनी थी। अमेरिका ने गुरुवार को कहा था कि वो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर चिंतित है। अब इस पर भारत का भी जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये देश का आंतरिक मामला है और ये भारत की समावेशी संस्कृति और मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तहत है। भारत ने यह भी कहा है कि जो लोग भारत की बहुलतावाद की संस्कृति को नहीं समझते हैं, उन्हें इस बारे में लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियमों पर रोक की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अब इस मामले पर मंगलवार यानी 19 मार्च को सुनवाई की जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने केजरीवाल के सीएए पर बयानों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है, इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत खो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी ने अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। पीएम मोदी इन दिनों कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों में पीएम मोदी चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं। इसी के तहत पीएम मोदी को 18 मार्च को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रोड शो करना है। ये रोड शो करीब 3.5 किलोमीटर का होना है। इस पर अब तमिलनाडु पुलिस ने पीएम मोदी के रोड शो को अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने सुरक्षा का हवाले देते हुए रोड शो की अनुमति देने से इनकार किया है। बीजेपी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची है और इस मामले में आज यानी शुक्रवार को ही सुनवाई होनी है। कर्नाटक पुलिस ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो के तहत एक मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार दर्ज किए गए इस मुकदमे में 17 साल की एक नाबालिग लड़की की मां ने येदियुरप्पा पर यह आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उन्होंने जब 2 फरवरी 2024 को बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की, तब उन्होंने उनकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। इस महिला ने गुरुवार की शाम को अपनी शिकायत दी थी, जिसके बाद देर रात मुकदमा दर्ज किया गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज होने के बाद कहा है कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि हाँ, वो वहीं खड़ी थी और रो रही थी। मैंने उन्हें पहले भी देखा था, लेकिन मुलाकात नहीं की थी। मैंने उन्हें बुलाया और बात की। उसने मेरे खिलाफ आरोप लगाने शुरू कर दिए। मैंने दयानंद यानी बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। उसने मेरे खिलाफ भी आरोप लगाना शुरू कर दिया। वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रही थी। येदियुरप्पा हंसते हुए कहने लगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी की मदद करने पर मेरे खिलाफ ही आरोप लगा दिए जाएंगे। मैंने तो उन्हें कुछ रुपए भी दिए थे। हालांकि उन्होंने इस मामले को राजनीतिक साजिश कहने से इनकार कर दिया। आज से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की सालाना बैठक नागपुर में शुरू हो गई है। बैठक 3 दिनों तक चलेगी और देश भर से संघ के 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें आरएसएस के अखिल भारतीय 28 अधिकारियों के अलावा अखिल कार्यकारी मंडल के 10 से 12 निमंत्रित प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बीजेपी सहित आरएसएस से जुड़े विविध 40 संगठनों के 5 से 7 अधिकारी शामिल होंगे। हर 3 साल में होने वाली ये मीटिंग इस बार 6 साल में हो रही है। कोरोना महामारी की वजह से 2021 में इसे टाल दिया गया था। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने समेत कई और मांगों को लेकर लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आज 10वां दिन शुरू हो गया है।
आज उन्होंने अपने वीडियो में इंग्लिश में बात की। उन्होंने कल ही कहा था कि वो हिंदी में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बात बाहर तक पहुंचे और हमारे नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान हो, लेकिन इतने दिन हो गए हैं एक आवाज़ तक नहीं पहुंची, तो मैं अब वीडियो में अंग्रेजी में बात करूंगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी ज्ञात हो जाए। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान की शुरुआत हो गई। आज से 3 दिन यानी रविवार तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि भरोसेमंद विपक्ष के अभाव में ये चुनाव महज औपचारिकता रह गई है और व्लादिमीर पुतिन के 5वीं बार जीतने के पूरे आसार हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार रूस के सबसे पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में स्थानीय समय के अनुसार शुक्रवार की सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को रूसी मतदाताओं से अपील की कि वो देश के लिए मुश्किल इस घड़ी में उन्हें वोट दें। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने लंबे समय तक अपने आर्थिक सलाहकार रहे मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 26 फरवरी को मोहम्मद साताही के इस्तीफे के बाद से ये पद खाली था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।